हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पांस। असल में जैसा हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि सर जब हम राउटर की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं, किसी यूजर को इंटरनेट चलाना होता है तो उसके सिस्टम से एक पैकेट जनरेट होता है जो सर्वर तक पहुंचता है। यानी जैसे अगर मुझे फेसबुक चलाना है तो मैं अपने सिस्टम में जाके जब फेसबुक लिखता हूँ ब्राउजर पे जाकर, है ना, तो मेरे सिस्टम से एक पैकेज जनरेट होता है जो मेरे राउटर की मदद से सीधा पहुंचता है फेसबुक के सर्वर तक और फेसबुक उसके बदले में रिप्लाई देता है। अब सवाल ये है कि इस पैकेट को क्या कहा जाता है। ये पैकेट जो फेसबुक के सर्वर तक जा रहा है और उससे बता रहा है कि एक यूजर है जो आपको एक्सेस करना चाहता है, आपकी वेबसाइट चलाना चाहता है, इस पैकेट को क्या कहा जाता है और इसके बदले में फेसबुक जो रिप्लाई देता है उसको क्या कहा जाता है। तो यही पार्ट आज हम समझने वाले हैं। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट क्या होती है, देन देखेंगे रिस्पांस क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस में क्या टाइप्स है। यानी यहाँ पे सर हम इनके जो मेथड्स होते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट रिस्पांस पर अलग तरीके के मेथड यूज लिए जाते हैं वो हम देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्या क्या डिटेल्स लेके जा रही थी या हमें लाके दे रही थी। यानी रिक्वेस्ट रिस्पांस में क्या इन्फॉर्मेशन जा रही थी ये एनालाइज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर असल में एक रिक्वेस्ट होती क्या है। पहली बात तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास यहाँ पे लिखी है वो है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि आपके काम आता है वेबसाइट पे जब आप बात करते हैं तब। यानी अगर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट से बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे HTTP प्रोटोकॉल ही यूज होता है। अब वो HTTP प्रोटोकॉल का खुद का फॉर्मेट है, यानी HTTP खुद के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से पैकेज सेंड करेगा। तो HTTP जब एक पैकेज सेंड करता है किसी सर्वर को तो वो रिक्वेस्ट कहलाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। क्या है HTTP रिक्वेस्ट? जैसा मैंने कहा कि सर जब एक क्लाइंट अपने ब्राउजर में जाके कुछ लिखता है कि मुझे फेसबुक एक्सेस करना है, मुझे इंस्टाग्राम एक्सेस करना है, मुझे WS क्रिप्टा की वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो जैसे ही कोई भी डोमेन नेम लिख के एंटर प्रेस करता है, यानी एक नाम लिख के एंटर प्रेस करता है ब्राउजर पे, तो एक पैकेज जनरेट होगा जो सीधा सर्वर तक जाएगा। हो सकता है बीच में राउटर यूज हो, बट अभी हम इतना डीप में नहीं जा रहे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमारे सिस्टम से एक पैकेट निकलेगा और सर्वर पे जाएगा और सर्वर से पूछेगा कि मैं आपकी वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। इस पैकेट को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। एक बार डेफिनेशन के जरिए और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं बता रही है, अ पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट। एक ऐसा पैकेट जो पूछ रहा है सर्वर से कि क्या मैं आपकी वेबसाइट चला सकता हूँ, क्या मैं आपका कोई पेज, कोई फोटो, कोई वीडियो या कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब हम परमिशन मांग रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं कि क्या हम इस काम को कर सकते हैं, वो परमिशन मांगने के लिए सर हमने जो पैकेज सेंड करा है, क्लाइंट ने जो पैकेज सेंड करा है, इस पैकेट को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा एक रिक्वेस्ट क्या है। अब रिक्वेस्ट दिखता कैसा है और उसके अंदर क्या क्या तरीके का डेटा यूज होता है या किस तरीके से डेटा सेंड होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो। एक रिक्वेस्ट में सर गेट और पोस्ट यानी मेथड्स आ सकते हैं और उसके अलावा हेडर और बॉडी पार्ट आता है। एंड क्या ये हम देख सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप सभी के लिए एक डेमो रिक्वेस्ट यहाँ पे रखी हुई है जो हमें बता दे कि एक रिक्वेस्ट में क्या क्या डेटा जा रहा होता है और कैसे जा रहा होता है। तो इसका अगर आप सबसे पहला वर्ड देखें तो ये हमें बता रहा है कि कौन सा मेथड यूज लिया जा रहा है डेटा सेंड करने के लिए। बेसिकली जब आप रिक्वेस्ट के जरिए डेटा शेयर कर रहे हो तो उस डेटा को शेयर करने के लिए या अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड्स डिफाइन करे गए हैं, जिसमें अभी आप दो मेथड्स के नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, गेट और पोस्ट। इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से समझने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे गेट लिखा हुआ है जिसका मतलब नॉर्मली होता है कि आप यूआरएल के जरिए सारा कंटेंट एक्सेस कर रहे हो या सारा डेटा शेयर कर रहे हो या रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे सामने जो यूआरएल है यानी एड्रेस है, अगर आप देखो तो हमारे पास एक फोल्डर है डॉक जिसके अंदर test.html नाम की एक फाइल है। यानी हम सर्वर को कह रहे हैं कि आपके डॉक फोल्डर के अंदर test.html नाम की एक फाइल है, हमें वो एक्सेस करनी है। तो हम क्या मांग रहे हैं सर्वर से? test.html नाम की फाइल मांग रहे हैं। और उसके आगे ये लिखा हुआ है कि ये जो रिक्वेस्ट पूरा पैकेज जनरेट हुआ है ये HTTP के कौन से वर्जन के जरिए जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि सर HTTP 1.1 वर्जन के जरिए ये पैकेट बनाया गया। इस पहली लाइन को हम रिक्वेस्ट लाइन कहते हैं और जब ये पहली लाइन एंड हो जाती है, यानी इस पहली लाइन के बाद का जितना भी हिस्सा है जिसमें आप कुछ वर्ड्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, होस्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, यूजर एजेंट और कंटेंट लेंथ, ये आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, इन सब वर्ड्स को हम हेडर्स कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो होस्ट कॉलन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कॉलन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लैंग्वेज कॉलन लिखा हुआ है,
है ना, यूजर एजेंट, देन कंटेंट लेंथ और या एक्सेप्ट इनकोडिंग, ये जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये सब हेडर्स कहलाते हैं। हेडर्स क्या है? तो सर हेडर्स कुछ ऐसे फिक्स पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे फिक्स नाम है जिनका काम फिक्स है कि इनके अंदर यही डेटा आएगा, इसके अलावा और कुछ भी डेटा नहीं आ सकता। इनको हम हेडर्स कहते हैं। ये एचटीटीपी के पैकेट भेजने में एक फॉर्मेट है कि सर कुछ ऐसा डेटा है जो इनके अंदर 100% आएगा ही आएगा, ताकि पैकेट को पता पड़ जाए उसको कहाँ जाना है और कैसे काम करना है, और सर्वर को कुछ डिटेल्स मिल जाए कि उसको रिप्लाई किस तरीके से करना है। इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हेडर को अगर आप देखें तो इसका नाम है होस्ट हेडर, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है सर, इसके आगे उस डोमेन का नाम लिखा हुआ है जिसको हम पैकेट भेज रहे थे। इसका मतलब ये जो हमारा क्लाइंट था इसने facebook.com नहीं लिखा था, इसने लिखा था test101.com। तो यानी ये जो सर्वर है ये क्या है सर, ये test101.com नाम की एक वेबसाइट थी जिसको हमने पैकेट भेजा। तो वो हमें होस्ट हेडर के आगे क्या लिखा हुआ मिलता है सर, होस्ट हेडर के आगे उस डोमेन का नाम या वो एड्रेस देखने को मिलता है जहां पे ये पैकेट जा रहा है, जिसको हम ये पैकेट भेज रहे हैं। उसके जस्ट बाद अगर आप देखें तो एक्सेप्ट नाम का एक हेडर है। ये क्या बता रहा है? तो इससे पहले कि आप बाकी के हेडर्स को समझे, एक बहुत बेसिक सी चीज हमें समझनी है कि सर जब क्लाइंट ने facebook.com लिखा तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्ड facebook.com उसने किसी ब्राउजर में लिखा होगा। हो सकता है उसने गूगल क्रोम में लिखा हो सकता है उसने फायरफॉक्स में लिखा हो सकता है उसने ओपेरा मिनी में लिखा हो, यानी किसी ना किसी ब्राउजर या टूल के जरिए हम इंटरनेट चलाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी ब्राउजर में जाके, हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज लिया हो, अगर आप किसी भी ब्राउजर में जाके वहां पे लिखते हो जैसे मैंने लिखा facebook.com, तो ये ब्राउजर पैकेट जनरेट करके सर्वर को भेजेगा। लेकिन इस ब्राउजर की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मतलब सर ये ब्राउजर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता, हर तरीके की फाइल को नहीं समझ सकता, कहीं ना कहीं कुछ तो लिमिटेशंस होगी। तो ये ब्राउजर क्या करता है, सर्वर को बता देता है। सर्वर को ये बताता है कि सर मैं क्या क्या चीजें सपोर्ट करता हूँ, ताकि सर्वर जब रिप्लाई दे तो वो ही रिप्लाई दे जो हम पढ़ सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं या जो हम रीड कर सकते हैं, हमारे लिए काम का है। अगर कोई ऐसा रिप्लाई आ जाए जो हमारे लिए काम का ही नहीं है तो फिर उसका सेंस क्या बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत छोटा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। मान लेते हैं क्लाइंट जो था वो इंडिया से वेबसाइट एक्सेस कर रहा था, जिसमें उस क्लाइंट को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है और हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। तो जब ब्राउजर ने पैकेट भेजा, ब्राउजर ने ये नहीं बताया कि ये कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ब्राउजर ना बताए कि हम कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, हमें पता है हम तो बस इंग्लिश और हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्राउजर अगर ये चीज डिफाइन ना करे और एक पैकेट सीधा सर्वर पे भेज दे, और सर्वर क्या करे कि सर्वर से जापानीज, चाइनीज या किसी भी ऐसी लैंग्वेज में, है ना, हमें रिप्लाई भेज दे, तो क्या वो रिप्लाई हमारे काम का है? यानी अगर आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जिसमें कोई भी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो हम नहीं समझ सकते, तो वो वेबसाइट हमारे काम की ही कहाँ हुई? ट्रांसलेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है फिलहाल, ऐसा मान के चलना, तो सर वो वेबसाइट हमारे काम की नहीं है। इसका मतलब कि सर हम जो चीजें सपोर्ट करते हैं, हमारा ब्राउजर वो पहले ही सर्वर को बता देता है हेडर्स के जरिए कि सर हम ये फाइल्स ये तरीके का डेटा सपोर्ट करते हैं, आप वैसा ही डेटा भेजोगे तो हम रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप अब एक्सेप्ट हेडर को देखो, हमारे सेकंड हेडर को देखो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। अब अगर हम एक्सेप्ट हेडर को देखें तो इसके आगे लिखा हुआ है image/gif, यानी इमेज का एक्सटेंशन, है ना, ये आप कह सकते हो टाइप ऑफ image/jpg, यानी ये कह रहा है हमारे सर्वर को कि सर अगर आप कोई भी इमेज भेजते हो तो केवल GIF और JPG एक्सटेंशन की ही भेजना। आपने देखा होगा इमेज के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे मान लो logo.jpg, है ना, ये क्या है, एक्सटेंशन है, इसका एंडिंग पार्ट है। logo.png भी हो सकता है, logo.gif भी हो सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग एक्सटेंशंस यहाँ पे हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सर हम तो केवल GIF और JPG ही सपोर्ट करते हैं। तो अब सर्वर इस बात का ध्यान रखेगा कि वो जो मुझे रिप्लाई भेजेगा उसमें जो भी इमेजेस हैं या जो भी टाइप का डेटा है वो ही भेजेगा जो मैं सपोर्ट करता हूँ, GIF और JPG। आई होप सभी को एक्सेप्ट हेडर का काम समझ आया होगा। ये सर्वर को बता रहे हैं कि सर हम किस तरीके की फाइल्स या एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और लाइन है, एक और वर्ड है जो हमसे यहाँ पे मिस हो रहा है, वो वर्ड है */*। ये हमें क्या समझा रहा है? तो देखो एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पे ऐड करा जा सकता है, या फिर आप कह सकते हो सब कुछ, है ना। तो इसका मतलब इस लास्ट वर्ड के जरिए हमारी एक्सेप्ट हेडर ने क्या बोला कि सर मैं किसी भी टाइप की फाइल, क्या किसी भी टाइप की फाइल या कोई भी एक्सटेंशन की फाइल सपोर्ट करता हूं। तो इसका मतलब हमने बोल दिया कि सर आप कोई भी फाइल भेज सकते हो, हम आपको बिल्कुल फ्री करते हैं उस चीज के लिए, आप किसी भी एक्सटेंशन का कोई भी फाइल भेजोगे तो हम रीड कर लेंगे। तो सर ये स्टार्टिंग में हमने क्यों डिफाइन करा इमेज और ये JPG?
ये बस एक डेमो रिक्वेस्ट है जो मैं समझा रही थी कि चीजें कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी, नहीं भी लिखते तो भी चलता क्योंकि हमने सब कुछ अलाउ कर दिया है */ लिखकर। आई होप समझ आ गया होगा कि सर हमारा एक्सेप्ट हेडर क्या काम कर रहा है। देन हमारे पास आता है एक्सेप्ट लैंग्वेज, जिसके आगे आप साफ साफ देखोगे तो यहाँ पे EN US यानी यूएस इंग्लिश लिखा हुआ है। इसका मतलब कि सर आप जो रिप्लाई दे रहे हो वो यूएस इंग्लिश के ही फॉर्मेट में देना है। तो हम उसको बता रहे हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज में आउटपुट देता है तो ऑब्वियस सी बात है सर वो हमारे लिए काम का नहीं होगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था। देन हमारे पास आता है एक्सेप्ट इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब डेटा सिक्योरिटी है। बेसिकली डेटा को अलग अलग तरीके से लिखना, उसे कंप्रेस करना, उसे जिप करना, वो सब इनकोडिंग टेक्निक्स में काउंट करा जाता है। तो फिलहाल ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके की डेटा सिक्योरिटी अप्लाई करके भेज रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि gzip और डेफलेट फॉर्मेट में ही भेजी जाए ताकि मैं उसे रीड कर सकूं। ये फॉर्मेट्स क्या है ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा फिलहाल, हमें बस ये समझना है कि सर अगर हमारा सर्वर किसी भी तरीके की डेटा सिक्योरिटी अप्लाई कर रहा है तो हमने उसे पहले ही बता दिया कि हम तो ये दो डेटा सिक्योरिटीज को, डेटा कंप्रेशंस को रीड कर पाते हैं। आप ऐसा ही डेटा भेजोगे तो हम समझ पाएंगे। अगर आपने कोई ऐसी हाई इंक्रिप्शन लगा दिया है जो हम डिक्रिप्ट ही नहीं कर सकते, जो हम देख ही नहीं सकते, जो हम समझ ही नहीं सकते, तो फिर वो वेबसाइट रन नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए काम का तो नहीं माना जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास आता है यूजर एजेंट। अब यूजर एजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडर है। ट्रस्ट मी, जब मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट हेडर है तो बहुत काम आने वाला है। ये हेडर इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इसके आगे देखो तो यहाँ पे मोजिला 4.0 लिखा है। अब इसका काम क्या है मैं अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को कि सर जब एक ब्राउजर के जरिए, मान लेते हैं गूगल क्रोम के जरिए, आप ब्राउजर में जाके लिखते हैं facebook.com, google.com या test101.com, किसी भी डोमेन का नाम, किसी भी वेबसाइट का नाम जब आप लिखते हैं तो आपके सिस्टम से पैकेट जनरेट हो रहा है। इस पैकेट में HTTP की रिक्वेस्ट पैकेट में बहुत सारा डेटा है और एक यूजर एजेंट नाम का हेडर भी है। ये यूजर एजेंट नाम का हेडर क्या करता है कि सर ये जिस सॉफ्टवेयर के जरिए ये रिक्वेस्ट बनाई गई है उस सॉफ्टवेयर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर सर्वर तक चला जाता है। यानी यूजर एजेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन ले जाता है। यहाँ तो आपको काफी कम डेटा दिख रहा है, अभी मैं लाइव रिक्वेस्ट दिखाऊंगा तब आप देखोगे कि यूजर एजेंट सर हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन ले जाता है। ये बताता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सर आप गूगल क्रोम यूज ले रहे हो तो ये बताएगा कि आप गूगल क्रोम यूज ले रहे हो, उसका वर्जन क्या है कि सर 10.1.1 एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये डिटेल तो बता ही रहा है, साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि सर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज ले रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे विंडोज 10.1। ये भी बताएगा कि वो कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतनी सारी डिटेल्स यूजर एजेंट हर रिक्वेस्ट पैकेट में सर्वर को ले जाकर बता देता है। यानी हम जितने भी रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करते हैं उसमें यूजर एजेंट नाम का ये हेडर, वो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए रिक्वेस्ट बनाई गई है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट बनाई गई है और वो कितने बिट का है, ये सारी डिटेल ले जाकर सर्वर को बता देता है। इसका मतलब हमारी इतनी इंफॉर्मेशन तो ऐसे ही लीक हो जाती है। तो ये जो हेडर बहुत काम का है, आगे एनोनिमस रहने के लिए हम इसको चेंज करना भी सीखेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट लेंथ, जो ये बताता है कि इस पूरे पैकेट में या बॉडी में कितना डेटा सेंड करा जा रहा है। अब बॉडी क्या है तो सर जैसे ही ये हेडर पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हमें एक छोटा सा गैप देखने को मिलेगा। ये गैप और इस गैप के जस्ट बाद आपको कुछ कंटेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो जगह है इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी मतलब इस रिक्वेस्ट पैकेट का बॉडी पार्ट, जहां पे आप जो भी कंटेंट लिखते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, आप अपना डेटा सेंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे नॉर्मली सेंड करा जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा रिक्वेस्ट पैकेट। आई होप आप सभी को एक आइडिया लग गया होगा कि रिक्वेस्ट पैकेट क्या और कैसा दिख रहा है। धीरे धीरे आप लोग इससे और फेमिलियर हो जाएंगे और जब हम इस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, कमियां ढूंढेंगे, तो और भी आप लोगों के लिए इजी बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, यानी क्लाइंट ने कहा कि सर मुझे आपकी वेबसाइट एक्सेस करनी है या कोई पेज एक्सेस करना है या कोई भी हिस्सा, कोई भी रिसोर्स आप कह सकते हो, हमने कहा कि हमें चाहिए। इसका मतलब हमने सर्वर से कहा कि सर क्या हम आपका कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, तो सर्वर इसके बदले में कुछ तो रिप्लाई देगा। अब उस रिप्लाई को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो HTTP रिस्पॉन्स क्या है कि सर क्लाइंट ने कोई भी चीज का रिक्वेस्ट करा हो, कुछ भी मांगा हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आज आपसे कहता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कुछ मांग रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। जब मैं आपको ऐसा कह रहा हूं तो आपकी मर्जी है, आप हो सकता है सब्सक्राइब करें, आप हो सकता है अभी नहीं कुछ देर बाद करें, आप हो सकता है कि नहीं करें, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज, आप हो सकता है अभी कर दें। इन चारों ही कंडीशंस में आप कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देंगे, है ना। यस, नो, अभी नहीं, बाद में, नेक्स्ट टाइम, कुछ भी रिप्लाई दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रिप्लाई है ये रिस्पॉन्स कहलाता है। कहने का मतलब कि हमने कोई चीज रिक्वेस्ट करी है, उसके बदले में कुछ भी रिप्लाई आ सकता है। हो सकता है वो काम अभी हो जाए, हो सकता है अभी ना हो, बाद में हो सकता है कभी ना हो सकता है कि हम ये काम कराने के ऑथोराइज ना हो।
लेकिन ऐसा कोई भी रिप्लाई अगर हमें मिलता है, सर्वर कुछ भी कहता है, तो वो कहलाएगा रिस्पॉन्स ही। तो रिस्पॉन्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट। इसको और थोड़ा मॉडिफाई और सही कर देते हैं, इस डेफिनेशन में छोटी सी गड़बड़ है, वो ये है, ये कह रहा है कि एक पैकेट जो परमिशन देता है नॉर्मली आपको किसी भी वेबसाइट के कंटेंट या डेटा को एक्सेस करने की, है ना। बस सवाल ये है, कई बार ऐसा होता है कि डेटा वहां पे है ही नहीं, तो परमिशन का तो सवाल उठता ही नहीं है, दिए या नहीं दिए। तो इसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी बेस्ट डेफिनेशन होगी कि आपकी रिक्वेस्ट का जो रिप्लाई है उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्या होता है, आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट का रिप्लाई। अब सर इसके अंदर भी हमें मेथड्स देखने को मिल सकते हैं, और हेडर्स एंड बॉडी पार्ट जरूर होता है, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम होता है हमारी वेबसाइट का, जो हमारी डिस्प्ले पे हमें दिखता है एग्जीक्यूट होता हुआ, जो हमें अच्छी खासी ग्राफिकल वेबसाइट दिखती है, वो ग्राफिकल वेबसाइट के पीछे प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्राम हमें रिस्पॉन्स के जरिए हमारे ब्राउजर को मिलता है और वो उसे रन करता है। आई होप आप सभी को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझ आ गया होगा। अब सवाल यह है कि मेथड्स क्या है, जिसके बारे में हमने देखा था, है ना, कि गेट और पोस्ट के बारे में हमने दो वर्ड्स सुने थे, ये है क्या और ऐसे कितने मेथड्स हो सकते हैं। तो हमारे पास अब आता है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स, क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, जो हमने भी हमारी रिक्वेस्ट पैकेट में देखा था। इसकी डेफिनेशन कह रही है, डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। यानी सर जितना भी डेटा आप गेट के जरिए सेंड करते हैं रिक्वेस्ट में, वो सारा डेटा यूआरएल में क्लियर विजिबल होता है, जिसको हम सिक्योर नहीं मानते। तो जब भी आप अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स, कुछ भी खास डेटा लिखते हैं, तो आपको हमेशा रिकमेंड करा जाता है कि गेट मेथड को यूज ना लिया जाए। अब ऐसा क्यों, ये यूआरएल क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और देखते हैं यूआरएल असल में है क्या। तो आज अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं और मैंने लिखा WS क्यूब टैग या फिर WS क्यूब टैग एथिकल हैकिंग पेज, तो ये जो आपको पूरा कंटेंट दिख रहा है, ये http://www.wscubetech.com/online-ethical-hacking-course.html, ये जो पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है, ये पूरा जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक चीज का एक एड्रेस होता है और ये इस पेज का एड्रेस है, इसी को हम यूआरएल कहते हैं। अब होता यह है कि आपको गेट यूज लेने के लिए मना इस वजह से करा जाता है कि सर अगर आप कुछ ऐसा करें कि मान लेते हैं हमारे पास एक लॉगिन पेज है, ठीक है, उस लॉगिन पेज में हमारे पास यूजर नेम मांगा गया, हमसे पासवर्ड मांगा गया और एक सबमिट बटन है, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं सर, यूजर नेम में अपना नाम लिखते हैं, पासवर्ड में अपना पासवर्ड लिखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पासवर्ड भी लिखते हैं तो आपका पासवर्ड नहीं दिखाता, वो यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगे हुए दिखाता है, जिसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब हमें सिक्योरिटी दिखाता है, हमें लगता है यार ये तो अच्छा सेफ है, सिक्योर है, हमारा पासवर्ड लिखा हुआ शो भी नहीं कर रहा है। हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम से रिक्वेस्ट पैकेज जनरेट होकर सर्वर तक जाएगा और जाके चेक करेगा ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं है। लेकिन सोचो कैसा हो अगर आपको यहाँ पे ये जो ऊपर यूआरएल का टैब होता है, इस यूआरएल टैब में कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे, http://www.ws.com/u=ashish and p=1234। अब सोचो यहाँ पे भी आपको आपका लिखा हुआ पासवर्ड नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आपने यूआरएल को देखा तो आपने देखा कि आपका पासवर्ड तो क्लियर टेक्स्ट में सबको विजिबल है, तो ये सेफ और सिक्योर कैसे हो सकता है, यानी ये डेटा तो किसी को भी दिख सकता है सामने, यूआरएल में तो साफ साफ दिख रहा है हमें। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर ये जो पैकेट रिक्वेस्ट के जरिए सेंड करा जा रहा था सर्वर को, ये पैकेट गेट मेथड के जरिए सेंड करा जा रहा था, जो कहता है कि सारा डेटा यूआरएल में क्लियर विजिबल होगा। तो हमें इसी वजह से रिकमेंड करा जाता है कि सर कभी भी गेट मेथड के जरिए कुछ खास इंफॉर्मेशन जो होती है, क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट डेटा होता है, वो कभी भी गेट के जरिए ना भेजा जाए। बाकी जो नॉर्मल पैकेज है वो भेजे जाए गेट के, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं नॉर्मली एक पेज एक्सेस कर रहा हूँ, उस पेज का एड्रेस जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस पेज में मैंने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, कोई फॉर्म फिल करा है, कोई प्राइवेट डेटा लिखा है, क्रेडेंशियल्स लिखे हैं, वो कभी भी गेट मेथड के जरिए सेंड नहीं करा जाना चाहिए। ये डेवलपर्स को भी गाइड करा जाता है और हमें भी समझाया जाता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा गेट मेथड क्या है। अब बात करते हैं कि सर गेट मेथड यूज नहीं लेंगे तो क्या यूज लेंगे। तो सर जब हम गेट यूज नहीं लेते तो हमें रिकमेंड करा जाता है पोस्ट मेथड। पोस्ट में क्या हो रहा है समझते हैं। सेल्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड फाइल इन बॉडी टू सर्वर यूजिंग HTML फॉर्म्स। इसका मतलब कि सर अब आप जितनी भी डिटेल्स फिल कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स हमारे रिक्वेस्ट का जो बॉडी पार्ट था उसमें ट्रांसफर हो रही है, जो किसी को विजिबल नहीं होती।
नॉर्मली आप अगर कोई फॉर्म फिल करते हो तो क्या यूआरएल में उस फॉर्म की सारी डिटेल्स लिखी हुई दिखती है आपको? इसका मतलब कि सर अगर हम फिर से किसी वेबसाइट पे जाएं, है ना, किसी भी वेबसाइट पे जाए, अगर हम कोई फॉर्म फिल करें, जैसे हम एक काम करते हैं WS क्यूबटेक की नॉर्मल सा एक फॉर्म फिल कर देते हैं कोई भी। हम चलते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में। अब अगर मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडम डिटेल्स लिख दी है यहाँ पे। ईमेल में t@t.com लिख देता हूँ और पर्पस में कुछ भी लिख देते हैं, मैसेज कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जब मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा, आप ऊपर यूआरएल देख सकते हैं, फिलहाल केवल contactus.html फाइल तक का ही एड्रेस आ रहा है। जब मैं सेंड मैसेज पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हमें यहाँ पे डेटा लिखा हुआ दिख रहा है? क्या जो पैकेज सेंड हुआ हमें विजिबल है? नहीं है। तो ये गेट से ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी डेटा है ये पोस्ट के जरिए सेंड करा गया है। अब क्या इस चीज को हम देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और इंस्पेक्ट में जाता हूं, एंड इंस्पेक्ट में जाने के बाद हमें इंस्पेक्ट से फिलहाल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको नेटवर्क का एक ऑप्शन दिखेगा जो नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को रोक लेता है और यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, मॉनिटर करता है, आप कह सकते हो। और अगर मैं इस पेज को फिर से सेंड करूं, यानी मैं फिर से डिटेल्स लिखूं यहाँ पे, ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ डिटेल लिखी और अब अगर मैं सेंड मैसेज बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसने कुछ डेटा रिकॉर्ड करा है ना। और अगर आप इस डेटा पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये मेथड कौन सा यूज हुआ है? पोस्ट मेथड यूज हुआ है। रिक्वेस्ट मेथड में साफ दिखा रहा है कि पोस्ट मेथड के जरिए पैकेट भेजा गया है और उस पोस्ट में आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा बॉडी पार्ट के जरिए ट्रांसफर करा गया। ये सब क्या है सर? ये सारे हमारे हेडर्स हैं, है ना। और एक खास चीज, अगर आप यूजर एजेंट हेडर को देखो तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया था अभी भी, कि यूजर एजेंट हमारी डिटेल लेके जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज NT 10.0 मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, वो कितने बिट का है और मैं कौन सा ब्राउजर यूज दे रहा था, क्रोम 120.0.0। ये सारी डिटेल ये ले जाकर हमारे सर्वर को बता रहा है, जो कि हम नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली इतनी डिटेल सर्वर को ले जाके बता दे। कैसे चेंज होगी आगे चल के देखेंगे, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है, कैसा दिखता है। ये रहे रिस्पॉन्स के हेडर्स और ये रहे सारे रिक्वेस्ट के हेडर्स। एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग और कुछ और भी हेडर्स है जिसके बारे में अभी आपको आइडिया नहीं और जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर मैं ऊपर ajax.php में आऊँ जहाँ पे हमारा डेटा में देखने को मिल सकता है, तो मेथड तो पोस्ट बता ही रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आए तो आप देख सकते हैं आपने जो डिटेल लिखी थी वो सारी दिखा रहा है। लेकिन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरा ही ब्राउजर है और पोस्ट का डेटा वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये डेटा यूआरएल में देखने को नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल से ज्यादा सेफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है 100% सेफ है, गेट के कंपैरिजन में पोस्ट ज्यादा सेफ है। तो आई होप आप सभी को ये पार्ट तो समझ आ गया होगा। तो अब हम कुछ बाकी के मेथड्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट को रोकना और एनालाइज करना ये भी साथ साथ समझ लिया है। अब बात आती है हमारे पुट मेथड की, और पुट मेथड में एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि सर साइबर सिक्योरिटी में दो ऐसे मेथड्स हैं जिनको मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है। अब डेंजरस मेथड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये मेथड्स किसी भी यूजर को, किसी भी हैकर को अगर दिख गए या मिल गए तो उसकी मदद से वो हमारे सिस्टम का यानी सर्वर का बहुत नुकसान कर सकता है। तो इन डेंजरस मेथड्स को यूज लेने से या परमिशन देने से, लोगों को इसको एक्सेस करने की परमिशन देने से मना करा जाता है डेवलपर्स को। कौन कौन से मेथड है? तो सर उसमें सबसे पहला मेथड है पुट। याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में भी, साइबर सिक्योरिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मोस्ट डेंजरस मेथड्स कौन कौन से माने जाते हैं, तो उनमें सबसे पहला मेथड है पुट। पुट डेंजरस क्यों है इसकी डेफिनेशन के जरिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विथ द अपलोडेड कंटेंट। यानी ये क्या कर रहा है, अगर इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो सर पुट मेथड के जरिए हमें परमिशन मिल जाती है कि एक सर्वर पे उस पर्टिकुलर हिस्से में जिस एड्रेस को हम एक्सेस कर रहे थे वहां पे हम कुछ कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो अपलोड कर सकते हैं। और अगर मेरे पास ऐसी पावर्स आ गई कि मैं सर्वर सिस्टम पे, यानी जिसकी वेबसाइट है उसके सिस्टम पे कुछ भी कंटेंट अपडेट कर सकता हूं, अपलोड कर सकता हूं, ओवरराइट कर सकता हूं बेसिकली, तो मैं वहां पे कोई मिलीशियस प्रोग्राम भेज दूंगा, कोई वायरस, जो आप अभी समझ पाएंगे फिलहाल, ऑल्दो मिलीशियस प्रोग्राम कहते हैं उन्हें। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रोग्राम जो सिस्टम का नुकसान कर सकता है सिस्टम पे भेज देता हूं पुट मेथड की वजह से, तो ये तो लॉस है, क्योंकि पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, फिर पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। इसी वजह से पुट मेथड को मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से एक अटैकर को कंटेंट अपलोड करने की परमिशन मिल जाती है, अपडेट करने की परमिशन मिल जाती है सर्वर पे। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मोस्ट डेंजरस मेथड आता है वो है डिलीट। डिलीट क्या है? सेकंड मोस्ट डेंजरस मेथड है। क्यों है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिमूव ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज गिवन बाय अ यूआरआई। इसका नाम काफी हद तक खुद ही डिफाइन कर रहा है। डिलीट मेथड का काम है कि सर इसके आगे आप जो भी एड्रेस दोगे
जिस भी रिसोर्स का, जिस भी फाइल का, जिस भी कंटेंट का आप एड्रेस दोगे, ये उसको डिलीट करने की ताकत रखता है, हटाने की ताकत रखता है। इसका मतलब मैं सर्वर का कोई भी कंटेंट डिलीट कर सकता हूं, मैं उसके सिक्योरिटी प्रोग्राम डिलीट कर सकता हूं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होगा सर्वर के लिए। तो इस मेथड को सेकंड मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है। एंड आई होप आप सभी को पुट एंड डिलीट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं ऑप्शंस मेथड की कि सर ये ऑप्शंस मेथड क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रही है, डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन ऑप्शंस फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। यानी सर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको शो करता है ऑप्शंस नाम का मेथड। क्या आप इस कनेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं, एक्टिव है कि नहीं है, क्लोज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एक्टिव रखना है कि नहीं रखना है, ऐसे कुछ फंक्शंस आपको ऑप्शंस मेथड प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेस मेथड, जो कि मोस्ट डेंजरस मेथड तो नहीं कहा जाता, पर ये मेथड भी हैकर्स की काफी काम का है। क्यों काम का है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्सेज। यानी ये कह रहा है कि सर आपको अगर कोई फाइल डिलीट करनी है तो आपके पास उसका एड्रेस होना चाहिए, अगर आपको कोई कंटेंट अपडेट करना है तो आपको उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए जहां आप कंटेंट अपडेट कर रहे हो। यानी दोनों ही केसेस में हमारे पास URL, जिसका मतलब एड्रेस होता है, वो होना जरूरी है। तो अक्सर कई चीजों का एड्रेस हमें नहीं मिलता, मुझे नहीं पता कि ये पेज कहाँ पड़ा है, ये पेज कहाँ पड़ा है सर्वर पे, क्योंकि मैं तो सर्वर को भी हैक नहीं किया है। लेकिन ट्रेस मेथड की मदद से सर हमें किसी भी रिसोर्स का एड्रेस मिलने में मदद मिल जाती है। एक तरीके से जब हम कोई फाइल को फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, कुछ वैसा है। तो ट्रेस की मदद से हमें यूआरएल्स मिल जाते हैं और फिर हम यूआरएल की मदद से डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, अगर वो मेथड्स हमें दिए गए हैं तो ट्रेस हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग में काफी हेल्प कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। देन इसके बाद हमारे पास आता है कनेक्ट मेथड। इसकी डेफिनेशन कहती है एस्टैब्लिश अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाई बाय अ गिवन यूआरएल। यानी सर जो भी यूआरएल दी गई है उससे कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है, टीसीपी को ये चीज गाइड करनी है कि नहीं करनी है, ये काम कनेक्ट मेथड करता है, जो टीसीपी को कहता है कि इस एड्रेस से जाके कनेक्शन बनाओ ताकि मैं आगे का डेटा शेयरिंग कर सकूं। तो ये थे हमारे मेथड्स जिसकी मदद से हम एचटीटीपी के अंदर कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर पाते हैं। आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सर्वर तक पहुंच पाते हैं, यानी डोमेन और आईपी इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो हैकर्स, थैंक यू।